दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है और इसके साथ ही बाकी के आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 12 मई से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 14 मई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 19 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 43 और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 12 करोड़ का है, जिसमें 0.59 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और निर्माण शेयर ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। 11 करोड़ से ज़्यादा का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में करीब 12,72,000 शेयर्स हैं, यानी कि करीब 50% का पोर्शन क्यूआईबीएस के लिए रखा गया है। एचएनआईस के लिए आईपीओ में 3,90,000 शेयर्स हैं। एचएनआईस के लिए करीब 15% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 9 लाख शेयर्स रखे गए हैं, यानी कि रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मेडिसिन्स वगैरह सेल करने का काम करती है। तो ये कंपनी गोल्ड लाइन ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी यहाँ पर डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल करती है और इसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला इनका गोल्ड लाइन फार्मा। तो यहाँ पर कंपनी फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स, चेस्ट फिजिशियंस, जनरल फिजिशियन और जो स्पेशलिटी सर्जरी है तो इससे रिलेटेड जो भी रोग हैं तो उनमें यहाँ पर कंपनी 42 तरह के प्रोडक्ट कैटर करती है। दूसरा हो जाता है गोल्ड लाइन कार्डिनल। तो ये एक स्पेशलिटी डिवीज़न है और इसमें कंपनी 54 तरह के प्रोडक्ट सर्व करती है। तो इसमें डायबिटिक, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियंस के पास जो आने वाले रोगी हैं तो उनके रोगों के रोकथाम के लिए 54 तरह के प्रोडक्ट हैं। थर्ड है गोल्ड लाइन आयुष्मान। तो ये भी एक तरह का स्पेशलिटी कैटेगरी है। तो यहाँ पर कंपनी 18 तरह के प्रोडक्ट ऑफर करती है और इसमें कंपनी चाइल्ड स्पेशलिस्ट और इसके अलावा जो नवजात शिशु होते हैं तो उनके रोगों को देखभाल करने वाले जो डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए कंपनी 18 तरह के प्रोडक्ट ऑफर करती है। यानी कि कंपनी यहाँ पर ऐसी मेडिसिन ऑफर करती है जो कि एकदम छोटे छोटे बच्चों के लिए होते हैं। फोर्थ है गोल्ड लाइन इन लाइफ। तो इसमें कंपनी 22 तरह के मेडिसिन ऑफर करती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट और जो सुपर स्पेशलिटी सर्जन्स है तो कंपनी उनको ऑफर करती है। यानी कि जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं तो उनके रोकथाम में ये जो मेडिसिन है वो यूज किए जाते हैं। और पांचवा है गोल्डन लाइन वेलनेस। तो यहाँ पर कंपनी 10 तरह के प्रोडक्ट ऑफर करती है और यहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी जो क्रिटिकल बीमारी है यानी कि जो लाइफ डिजीज हैं जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों के लिए बनाया गया है और ये जो मेडिसिन है वो कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर ऑफर करती है, यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का कंपनी इलाज के लिए मेडिसिन ऑफर करती है। हालांकि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है बल्कि जो कंपनी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनसे कंपनियां प्रोडक्ट लेती है और उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि सप्लाई करने का काम करती है। तो ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए पूरी तरह से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो दवाइयों को बनाने वाली कंपनियां हैं तो उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। कंपनी गोल्ड लाइन ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी होलसेलर और रिटेलर्स दोनों को अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के फिलहाल 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं जहां से कंपनी अपने प्रोडक्ट बनवाती है और 7 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी सप्लाई करती है। तो कंपनी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर के जरिए दवाइयों की मार्केटिंग करती है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कंपनी हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो उनका भी कंपनी यूज़ करती है। अब ये जो कंपनी है ये अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार में अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। कंपनी को करीब 20 सालों का एक्सपीरियंस है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। यहाँ पर देखिए तो कंपनी भी एक्सपीरियंस है। यहाँ तक तो सारा कुछ सही देखने को मिल रहा है, लेकिन एक इसमें जो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी अपने पूरे बिजनेस के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरर्स हैं तो कंपनी उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम जहां 19 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 23 करोड़
फाइनेंशियल 25 में 28 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 21 करोड़ का इनकम है, तो इनकम भी लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 26 लाख का है वो 24 में बढ़ के 1 करोड़ 81 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 25 में 2 करोड़ 83 लाख का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 2 करोड़ 22 लाख का प्रॉफिट है, तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। अगर कंपनी के ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और इनके नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल इनका नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 3 करोड़ 65 लाख का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 9 करोड़ 47 लाख का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर फिलहाल कर्ज बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें 8 करोड़ 35 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। इसके आरओई को देखें तो आरओई 21.02 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी भी 24.22 का है, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.07 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है लेकिन आगे ये कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका 17.99 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 10.38 का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है और एबिटा मार्जिन 19.41 का है, तो ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.47 का है, तो ये भी ठीक ठाक है। अब इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 4.11 का है, तो ईपीएस लो है। पी मल्टीपल 10.47 का है, तो पी वाइज भी देखें तो कंपनी बहुत हाई प्राइस के ऊपर नहीं आई है, लेकिन चलिए एक बार इसको इसकी पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल का पी मल्टीपल 10.47 का है, मोनो फार्मा केयर का 7.57 का और चंद्रा भगत फार्मा का 28.94 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल को इसकी पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 79.70% है, जो कि आगे और कम होने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 41.28 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो अगर आप रिटेल पोर्शन से भी एप्लीकेशंस लगाते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि कम से कम 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,58,000 रुपये हो जाएगा। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से जो मैक्सिमम पैसा है वो कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है। तो कंपनी 8.35 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 12 मई से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 14 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 15 मई होने वाला है। रिफंड डेट 18 मई है। क्रेडिट डेट भी 18 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 90,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि ये एसएमई आईपीओ और एसएमई आईपीओ वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपनी ओवरऑल एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो सिर्फ आईपीओ से बनने वाले प्रॉफिट को देकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। कल को अगर आईपीओ डिस्काउंट में जाता है तो आईपीओ से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज कर लें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए अब बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट आईपीओ है रिकॉर्ड स्टूडियो आईपीओ। इस आईपीओ का लिस्टिंग 12 मई को यानी कि मंगलवार को होने वाली है। प्रीमियम अभी 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट के ऊपर। इस आईपीओ से करीब 80,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है बागमनी रीट आईपीओ। अब इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 12 मई को यानी कि मंगलवार को होने वाला है और लिस्टिंग 15 मई को होगी। प्रीमियम अभी 4 रुपये 30 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है,
तो एक लॉट से करीब 645 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट है पे सिमका एडवर्टाइजिंग आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट के ऊपर। आईपीओ से 12,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.25% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है और ये एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ में 5-10% का प्रीमियम काफ़ी लो माना जाता है। यानी कि जब तक आपको बढ़िया प्रीमियम देखने को न मिले तब तक अप्लाई करना रिस्की साबित हो सकता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले काफ़ी सोच समझकर एप्लीकेशंस लगाएं और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।